हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, फर्स्ट ये है, सारे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिया है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो आपके पास पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले आप प्रश्न को समझो। लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। समजातीय जिसके जाति समान होती है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट समझा देता हूं। जाति समान का अर्थ है, जैसे एक होता है, मैंने आपको पढ़ाया था यूपीएससी नाम में, अल्कोहल समूह, ईथर समूह एंड कार्बोक्सिलिक समूह, ये सारी चीजें। और एक पढ़ाया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारी चीजें पढ़ाया था। और अगर बात की जाए, अगर एल्कोहल के कई सारे आ जाए यहां, जैसे एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, तो वो सारे एक समूह के हैं, तो वो आपका समजातीय श्रेणी होगा, वो समान जाते हैं। अगर आपका आ जाए मतलब कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एक ही मतलब समूह के तत्व आ जाए, तो वो सारे आपके समजातीय श्रेणी होते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो, कार्बनिक यौगिक का वह समूह, पहले डेफिनेशन समझो कि जो ये कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो। सामान्य सूत्र मैंने आपको पढ़ाया था, वो अगर हो मतलब एक जैसे हो, और क्रियात्मक समूह का अगला है एल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक समूह या कई सारे, तो वो अगर एक जैसे हो, अगर पूरा एल्कोहल समूह है तो वो आपका उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा इनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। तो पहले आप डेफिनेशन को समझ लो कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, चाहे समान सूत्र हो या उसका क्रियात्मक समूह एक जैसा हो, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं, तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मैं आपको बताया है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, मैं आपको बताता हूं। जैसे आपका है CH3OH, ये देखो एक है। अब देखो ये आपका है क्या, मैं पेन से लिख दूं, ये है मेथेनॉल। अब एक ये है, और एक इसी के साथ ये आ जाए CH3CH2OH। तो अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में एक चीज आप लोग देखिए कॉमन है, क्या है कि ये जो OH समूह है, OH समूह, ये देखो दोनों में लगा हुआ है, इसलिए ये एक जात के हैं, यानी कि ये समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। अब ये क्या है, ये मेथेनॉल है, तो ये एथेनॉल है, ठीक है। अब इसी में और ऐड कर दिया जाए, लाइक यहां आ गया CH3CH2OH, तो इसमें भी OH समूह जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये भी एक समान जाति हैं। ये तीनों एक जात के तत्व हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्रियात्मक समूह मतलब इक्वल है, बराबर है। ये आपका प्रोपेनॉल है। तो यहां से आपको समजातीय श्रेणी के बारे में समझ में आ गया कि ये सारी चीजें होती हैं। और एक और यहां आपका देखो, एक तो बात किया गया है कि यहां आपका क्रियात्मक समूह, तो ये सारे क्रियात्मक समूह है, लेकिन एक सामान्य सूत्र का बात किया गया है। तो सामान्य सूत्र का अर्थ क्या है, ये मैं आपको समझा दूं। सामान्य सूत्र का अर्थ है, जैसे एल्केन समूह है, एल्केन समूह, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। अब इसमें जितने भी तत्व हों, CH4 अगर एक रखोगे C, तो ये, फिर दूसरा नंबर C2H6, तो C2H6 एंड तीसरा नंबर है C3H8। तो ये भी अगर ये सारे एल्केन समूह के, अगर एक ही समूह के हो, तो ये भी एक समजातीय श्रेणी का एग्जाम्पल हो जाता है। यहां कुछ लक्षण मैं आपको समझा देता हूं। लक्षण का अर्थ है सभी सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब सभी इसमें जितने भी सदस्य होंगे, अगर उसका एग्जाम्पल है तो एक सामान्य सूत्र होगा, एक सामान्य सूत्र द्वारा सभी को एक साथ प्रदर्शित किया जाएगा। दूसरा, सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह, सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। लाइक जिसमें मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, सारे एल्कोहल समूह का लिया है, ठीक है, OH,
तो इसीलिए इसमें जो सारी सभी सदस्य हैं, जितनी चीजें मैंने ली हैं, वो एक ही क्रियात्मक समूह है, आप देख सकते हो। एंड प्रत्येक क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। देखो यहाँ CH3OH है, तो यहाँ CH3 है एंड OH ये है, तो ज्यादा क्या है CH2, यानी कि अंतर कितना है CH2, इन दोनों में अंतर कितना है CH2। यहाँ देखो CH3 CH2OH, यहाँ CH3 CH2 एंड OH, यहाँ CH2 यहाँ भी ज्यादा है। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहाँ CH2 का अंतर है, इन दोनों में यहाँ CH2 का अंतर है, तो CH2 का अंतर है। पूरा समझाती है श्रेणी, आपको समझ में आ गया। पहले आप जो मैंने परिभाषा बताया उसे नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो, और जो लक्षण 3 बताए हैं इसे नोट कर लो। और बहुत VIMP क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और अब की बार भी पूछा जाएगा। तो ऐसे में भूल ना करो, आप इसे जरूर नोट कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और यहां से ये मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे कई बार पूछा गया है सारा क्वेश्चन। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने इसको देखा है, कई सारे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखा है, जो कि अब आप सॉल्व करवाने वाला हूं जल्दी ही। तो यहाँ ये मैंने क्वेश्चन देखा है, कई बार पूछा गया, और भाई बड़ा क्वेश्चन है ये। लिखा हुआ है धमनी तथा सिरा में अंतर, या धमनी और सिरा में अंतर, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। अब बात ये आती है कि हमें इसे याद हो जाएगा अगर आप इसका एक नोट सॉल्व बना लोगे, जैसे मैं जो बता रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो नोट कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा 100.1%। ठीक है, तो यहां से अगर आप पहला दूसरा सम मैं आपको बताता हूं सबका, जितना 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं लक्षण बताने वाला हूं। पहला समझो, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इससे जो रुधिर है वो हृदय से अंगों की ओर बहता है, क्योंकि इसमें शुद्ध रुधिर रहता है। अब शुद्ध रुधिर जब हृदय से पंप होकर आता है तो वो पूरे शरीर में ट्रांसफर करता है। ठीक है, शुद्ध रुधिर होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट समझो, इसमें जो रुधिर है अंगों से हृदय की ओर बहता है। मतलब यहां अगर एक अंग है तो ये अंग से देखो, ये जो है हृदय, यहां हृदय, तो हृदय से पूरे अंग में बहेगा। लेकिन ये जो इसमें होता है हृदय, मतलब अंगों से हृदय में इकट्ठा होता है, बस इतना समझना है, धमनी और शिरा में। दूसरा पॉइंट समझो, धमनी में इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। धमनी जो होता है इसकी जो दीवारें होती हैं बगल बगल की, वो अत्यधिक लचीली तथा मोटी होती हैं। और इसकी जो दीवारें होती हैं, इसकी दीवारें जो होती हैं पतली व कम लचीली होती हैं। देखो पतली भी होती हैं और कम लचीली भी होती हैं। तो यहां से दो चीजें समझ में आ गई, तो पहला और दूसरा आपको पॉइंट समझ में आ गया। क्योंकि अगर एक एक पॉइंट लिख कर याद करोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। यहां इसकी दीवारें पतली तथा कम लचीली होती हैं ये, और इसकी दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं, अत्यधिक लचीली होती हैं। इसमें धमनी में तीसरा पॉइंट समझो, ये खाली होने पर नहीं पिचकता है। मतलब ऐसे पिचक नहीं जाता, एक मतलब गुब्बारा है तो वो खाली होने पर पिचक जाता है, लेकिन ये नहीं पिचकता है, और ये खाली होने पर पिचक जाता है। यानी कि सिरा जो होता है वो खाली होने पर पिचक जाता है, और धमनी जो होता है ये खाली होने पर नहीं पिचकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहां देखो चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। देखो पल्मोनरी धमनी को छोड़कर एक धमनी होता है, यहां देखो पल्मोनरी याद रखना, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है। शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है केवल पल्मोनरी धमनी छोड़कर। इसमें अगर पल्मोनरी धमनी छोड़ दो तो सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। इसमें अशुद्ध ऑक्सीजन रहित आपका ऑक्सीजन होता है, इसमें शुद्ध ऑक्सीजन युक्त जो आपका शुद्ध ऑक्सीजन होता है, इसमें अशुद्ध ऑक्सीजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बहुत मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। पांचवा है, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। जो आपका धमनी है इनका रंग गुलाबी या फिर चटक लाल होता है, और ये गहरे लाल या फिर बैगनी रंग का होता है। देखो ये गहरे लाल या नीले बैगनी रंग का होता है।
तो भाई यहां से मैंने आपको 5 पॉइंट दोनों के समझा दिए। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। पहला पॉइंट देख लो, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है, इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। इसकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं और इसकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। ये खाली होने पर नहीं पिचकती हैं, ये खाली होने पर पिचक जाती हैं। एंड धमनी में पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। और यहां सिरा में देखो चौथा पॉइंट, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर शेष सभी सिराओं में अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। और पांचवा पॉइंट है, धमनी में इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। एंड सिरा में है ये गहरे लाल या नीले रंग के होते हैं, नीले बैगनी रंग। ठीक है, जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनुष्यों में लिंग निर्धारण। एक बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिया है, ये मनुष्यों में लिंग निर्धारण। इससे अच्छा आपको कोई नहीं समझाएगा। यहां से आपके टॉपिक्स भी क्लियर हो रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस बना जा रहा है, नोट्स भी बन रहा है। तो इससे अच्छा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अच्छे से समझ लो जो मैं बता रहा हूं, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लो, समझ लो। ठीक है, ये सारे मैं आपको बड़े बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। तो यहां लिखा हुआ है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण का अर्थ है कि जो होने वाला संतान होगा वो लड़की होगी या लड़का होगा। यही लिंग निर्धारण के द्वारा पता चलता है कि हाँ, होने वाला संतान लड़की होगी या लड़का होगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो बच्चों का रहता है, मतलब मैंने देखा है एनसीईआरटी बुक में है शायद या नहीं है, मैंने नहीं देखा, लेकिन मतलब जो होने वाला संतान होता है वो नर के द्वारा निर्धारण होता है या मादा के द्वारा, यानी कि मादा इसका निर्धारण करता है लड़की होगी या लड़का, या फिर नर। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो होने वाले संतान जो लड़का होगा, नर होगा या मादा, यानी कि लड़की होगी या लड़का, ये आपका जो होता है नर के द्वारा पता चलता है। ठीक है, नर पूरा, अगर नर जो है वो एक्स गुणसूत्र ट्रांसफर करेगा तो लड़की होगी, अगर नर वाई गुणसूत्र ट्रांसफर करेगा तो लड़का होगा। तो यहां जो नर है वो पूरा जिम्मेदार होता है, लड़की होगी या लड़का। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं पूरा। देखो, मनुष्यों में कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ये तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि कोई भी अगर नर है या मादा है, उनमें जो मनुष्यों में या फिर कोई भी है, उसमें जो कुल गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। लेकिन 22 जोड़ी यानी कि पेयर, 22 जोड़ी जो होता है गुणसूत्र को ऑटोसोम कहा जाता है। ये जो ऑटोसोम होते हैं 22 जोड़ी, ये दोनों में चाहे नर हो या मादा में एक जैसे होते हैं। ये 22 यानी कि 44 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, चाहे नर हो चाहे मादा। बात केवल एक जोड़ी गुणसूत्र का अंतर होता है, और एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। इसमें केवल एक जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा में अलग अलग होता है, और उसी गुणसूत्र को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, यह स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होता है। नर में XY तथा मादा में XX गुणसूत्र होता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है वो नर में XY गुणसूत्र तथा मादा में XX गुणसूत्र होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि नर में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है, फिर मादा में लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अतलग उत्तरीय में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग लिंग निर्धारण की प्रक्रिया चित्र के द्वारा समझते हैं। देखो, चित्र में कुछ नहीं है, आपको पहले ये चीजें समझ में आ गई। तो कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ नर और मादा का मैं आपको कंफ्यूजन करा दूं, नर और मादा। अब अगर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि निषेचन होता है, तो इनके पास, नर के पास क्या होता है, कैपिटल लेटर XY गुणसूत्र, और इसमें XX गुणसूत्र। अब इनके दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होगी, तो यहां देखो ये एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, यहां आपका देखो, यहां X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, अलग अलग, ये X ये Y, ये पृथक्करण के नियम के द्वारा होता है। और ये जो होता है ये युग्मक होता है। क्या होता है, युग्मक, और युग्मक से संतान का निर्माण होता है। युग्मक। अब देखो, अगर देखो समझना, अगर जो नर होता है, नर अगर मतलब लिंग निर्धारण के समय ये X गुणसूत्र मादा में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अगर ये X गुणसूत्र ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, तो वो X गुणसूत्र जब जब होता है ट्रांसफर, तो वहां XX ही बनता है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी XX ही होता है। तो यहाँ XX यानी कि दोनों आपका मादा ही होगा। अगर YY देखो, यहाँ Y यहाँ ट्रांसफर होगा XY में, ये एंड
ये। अब देखो समझना, यहां देखो जब y होगा तो यहां एक्स वाई बनेगा और यहां एक्स वाई बनेगा। देखो समझना, यहां अगर x x यहां x गया, यहां भी x गया, एंड यहां जो है ये y इसके पास गया, इसके पास गया, ठीक है। एक तो इसके पास गया, ये एक दो दो मतलब एक ही दोनों के पास जाएंगे। ये एक बार इसके पास गया, एक बार ये, एंड ये, और ये, यानी कि जो ये देखो ये मादा है, ये भी मादा है, और ये नर है, ये भी नर है। अब अगर 4 में देखा जाए तो 2 मादा हैं, 2 नर हैं, तो इसका मतलब जो होता है ना, नर और मादा का 50-50% बराबर परसेंट होता है होने का, ना किसी का ज्यादा होता है ना किसी का कम होता है। लिंग निर्धारण में यही प्रक्रिया है कि चाहे नर हो या मादा हो, दोनों बराबर होते हैं कि ये भी मतलब नर भी हो सकता है अगला संतान और मादा भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि क्या हो सकता है। तो यहां से आपको पता चला लिंग निर्धारण की पूरी प्रक्रिया। चित्र में है कुछ नहीं, आप लोगों को समझना। एक बार मैंने इसका देखो, एक बार मैंने इस चीज को इसके साथ ट्रांसफर कराया, ये देखो नर का जो है दोनों मादा के साथ करा दिया, ठीक है। अब इसका फिर इससे एंड इससे, बस, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पूरी लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। एंड फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और 2 नियम भी इनका था, वो भी आपको बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये आपको समझाना है पहले, फिर मतलब प्रकाश के परावर्तन के 2 इंपॉर्टेंट नियम हैं वो भी आपको बताना है। तो आओ हम लोग एक एक चीज को समझते हैं। देखो प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने पहले ही पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का, ठीक है। तो देखो जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह, देखो चिकनी व पालिशदार सतह वो होती हैं जैसे आपका एक दर्पण है, दर्पण को एक तरफ पालिश कर दो और दूसरी तरफ एकदम चिकना, अगर उस पर प्रकाश आए तो वापस चली जाए। देखो जिसमें आप अपना फेस देखते हो, फेस अपना जो आपका फेस है चेहरा, उसमें एक तरफ पालिश रहता है। अगर एक तरफ पालिश ना हो तो आपका फेस नहीं दिखाई देगा, और उसमें एक तरफ पालिश होता है, एक तरफ जो होता है पालिश होता है, दूसरा तरफ चमकदार होता है। तो देखो पालिश हुआ चमकदार सतह पर टकराता है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो जब यह टकराएगा उस दर्पण से तो उसका मतलब जितनी किरण आई है तो उसमें से अधिकांश भाग जो है ना वो वापस लौट जाती हैं, मतलब जिस रास्ते से आई हैं उसी रास्ते से वापस लौट जाएंगी। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यही घटना जो होता है ना प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है अगर आप एक बार ध्यान से समझते हो। मैं आपको चित्र के साथ समझा दूं ताकि चित्र भी आपका कंफ्यूजन ना रहे। देखो मैंने एक दर्पण लिया, ठीक है, एक पृष्ठ लिया और इसको एक तरफ पालिश कर दिया, क्योंकि अगर मैं एक तरफ पालिश नहीं करूंगा तो प्रकाश का परावर्तन अच्छे से नहीं होगा। तो यहां मैंने एक तरफ पालिश कर दिया। अब बताइए ये क्या है? ये क्या है? चिकना पृष्ठ है। क्या है? चिकना पृष्ठ, जो चिकना पृष्ठ होता है। और अब बताओ ये क्या है? ये आपका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहां एक होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु, जहां से अभिलंब होता है, निकलता है, आपतन बिंदु, ठीक है। अब देखो यहां मैं एक अभिलंब खींच देता हूं, ये, ठीक है। ये क्या है? एन, यानी कि नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। देखो मैं जैसा बता रहा हूं ऐसे बना लो, बहुत इजी प्रोसेस है। अभिलंब हो गया। अब करो क्या कि इधर से भी देखो, इधर से भी एक आपका किरण ले आओ, ऐसे इस दर्पण पे टकराई और ऐसे जिस तरह से आई थी वैसे वापस लौट गई। बस यही तो है प्रकाश का परावर्तन का चित्र। अब देखो ये आपका आने वाली किरण है, यानी कि आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण, यानी कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये है आई, साइन आई, और ये आर है, यानी कि आई है। आई मतलब होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। और ये होता है परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण, यानी कि ऐसे आई हैं ये, ऐसे, और इस तरह से जाई हैं, यानी कि जाएंगी, ठीक है। यहां से आपको समझ में आया ये आपका अभिलंब हो गया, कुछ है नहीं, ये आपका आपतन बिंदु है। तो यहां आपको ये पूरा समझ में आ गया।
अब देखो परावर्तन के दोनों नियम मैं आपको समझा देता हूं। देखो परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ पर मिलते हैं। मतलब है कि जो आपतित किरण है यानी कि आने वाली किरण, ये आपका आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब, देखो तीनों एक ही बिंदु पर मिली हैं या एक ही पृष्ठ, ये भी एक ही पृष्ठ है, तो एक ही पृष्ठ पर मिली है, ठीक है, एक ही पृष्ठ पर होती हैं। और दूसरा नियम यही है कि साइन आई जो होता है वो साइन आर के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये जो आपतन कोण अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री, मतलब ये आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो यहां से प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है, और अगर आप लोग चैप्टर विद्युत वाला नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसलिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो विद्युत वाला चैप्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखो लिखा हुआ है कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर यानी कि आई 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। विद्युत मोटर की शक्ति का निर्धारण कीजिए, यानी कि शक्ति मतलब पी मतलब पावर का निर्धारण कीजिए। और 2 घंटे मोटर द्वारा उपयुक्त ऊर्जा, ऊर्जा मतलब क्या होता है, ऊर्जा मतलब ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की भी ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको सूत्र आना चाहिए थोड़ा सा, बस। अब आपको सूत्र नहीं आ रहा है तो नहीं जान पाओगे, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है भाई। अब देखो यहां क्या क्या दिया हुआ है, दिया है V इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, चलो ये भी दिया हुआ है। I दिया हुआ है धारा दिया हुआ है 5 एम्पियर। अब आपका एक चीज और दिया हुआ है, तथा आपका क्या दिया हुआ है T समय बराबर 2 घंटा दिया हुआ है, ठीक है, ये याद रखना। अब आप लोग सोचो, आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे P बराबर VI, मैंने पढ़ाया है विद्युत शक्ति में, P बराबर VI। अब P यानी कि शक्ति ज्ञात करना है, तो V दिया हुआ है 220 वोल्ट एंड I भी दिया हुआ है 5 एम्पियर, और P बराबर आपका हो जाएगा 1100 वाट। बस हो गया, विद्युत आपका यहां से ज्ञात हो गया। क्या ज्ञात हो गया यहां से, शक्ति, पूरा शक्ति आपका ज्ञात हो गया। तो ये आपका हो गया 1100 वाट, नहीं वाट नहीं, ये आपका हो गया P बराबर 1100 वाट हो गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है 2 घंटे में मोटर की ऊर्जा। तो अब आप लोग एक सूत्र याद रखना ऊर्जा का, ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति इंटू समय, विद्युत शक्ति इंटू समय। अब बच्चे पार्टी ये सूत्र क्या है, बहुत आप लोग याद रखना, थोड़ा थोड़ा जो मैं सूत्र बता रहा हूं, मैंने कहा एक सूत्र का नोट्स बना लो, जो मतलब आपको बताया जाए वो सूत्र नोट कर लिया करो। अब ऊर्जा हमें ज्ञात करना है, तो ऊर्जा, अब देखो विद्युत शक्ति कितना है, ये 1100 है, 1100, ठीक है, इंटू 2 घंटा है, लेकिन 2 घंटा है ना, तो यहाँ 1100 एंड यहाँ 2 हावर्स, तो यहां जो वाट लिखा हुआ है इसे किलोवाट में बदलना है। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से आप भाग दे दो, ठीक है, और इंटू 2 घंटा है। देखो अब मैं इससे काटूंगा, ये वाट है लेकिन मैंने इसे किलोवाट कर दिया है, इससे काटूंगा, ये आपका 5 है, ये आपका 2 से मैंने काट दिया 5 को। अब यहाँ 11/5 आया। अब इसको भाग दो 5 में 11 से, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, यानी कि 2.2 किलोवाट हावर्स। ये आपका आ गया आंसर, ये आपका है ऊर्जा। तो यहां से आपको मैंने आज बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझा दिए क्लास 10 साइंस के। ये सारे क्वेश्चंस आपको याद कर लेना चाहिए, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना है। और आप लोगों को मैं ऐसे ही वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, हर एक सब्जेक्ट का क्लास 10 की फुल तैयारी आप लोगों को यहाँ कराई जा रही है। तो ऐसे में आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।